जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा की इस नए वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो है आने वाले समय में लूसेंट का जो है एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा, सारे सब्जेक्ट का, सारे विषय का, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो या फिर साइंस की कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चैप्टर लुसेंट में जो भी संग्रह है, सारी चीज़ों पर मैं जो है वीडियो लेकर के पार्ट वाइज में अपलोड करूँगा। और मेरा एक अनुभव है, या मानना है, या आप लोग भी ये चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होता है ऑल ओवर इंडिया में, एसएससी का हो, सीजीएल, बिहार एचएसएल, बीएससी, सॉरी, बिहार का, बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, या एसएससी का सीएचएसएल होता है, इवन बीपीएससी का जो पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनमें भी बिहार सचिवालय का एएसओ हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आते हैं स्टैटिक के, वो लूसेंट से कहीं बाहर नहीं जाता है। तो ऐसे में लूसेंट का पढ़ना जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसी सिलसिले में मैंने लूसेंट का ये जो है आधुनिक भारत अभी मैंने स्टार्ट किया, ये पार्ट 1 है। फिर जो मैं पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके जो है सीरीज़ लाता रहूँगा। मैंने आधुनिक भारत से शुरू किया है, तो चलिए बिना समय को गँवाए शुरू करते हैं आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आधुनिक भारत, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। यानी जो मुगल सम्राट सब खत्म होने के बाद जब जो है कैसे करके ब्रिटिश जो है अपना यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ब्रिटिश कैसे अपना वर्चस्व जो है जमाते हैं। सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक, ये एक हो गया। फिर चलते हैं मुगलों से जो भी स्वतंत्र हुए, उनके जो राज्य थे और उनके संस्थापक संस्थापक यानी अवध। अवध का स्थापना किसने किया था? सादत खान ने। किसने किया था? सादत खान ने, राइट, सादत खान। अवध किसने किया? सादत खान ने। ठीक है। फिर आपका हैदराबाद आ गया। याद कर लीजिएगा, चिनक्लिज खान या निज़ामुल मुल्क, आसफ जाह। चिनक्लिज खां भी रखेंगे तो चलेगा। हैदराबाद, चिनक्लिज खान, हैची, कुछ भी करके रिलेट करके, है चीन, नहीं, ऐसे करके रुहेलखंड, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, ये सब जो है मुगल से स्वतंत्र होकर इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना राज बनाया। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया, कर्नाटक को सादुतुल्ला खान ने, और भरतपुर को चूरामन और भरत सिंह ने, चूरामन और भरत सिंह ने किया, चूरामन और भरत सिंह ने इसको भरतपुर को किया। अब आगे जो है, जो लुसेंट में नोट वगैरह रहता है या फिर जो पिंक कलर से या बॉक्स में जो लिखा हुआ रहता है, वो सब अत्यंत आवश्यक होता है पढ़ना, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। तो मोहम्मद शाह जो मुगल सम्राट थे, उसने सआदत खां को किस चीज़ की उपाधि दी? बुरहान उल मुल्क की। नहीं, सादत खान कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? अवध के थे, राइट। तो अवध के थे, इनको जो है उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्की मोहम्मद शाह के द्वारा। सआदत खां का असली नाम जो था मीर मोहम्मद अमीन था, और सआदत खां कहाँ का ये संस्थापक थे? ये अवध के संस्थापक थे। अब चलिए, बहादुर शाह का पहला नाम, पूर्व नाम क्या था? मतलब गद्दी पे आने से पहले उनका नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? साहे बेखबर कहा जाता था। अब है, जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह एक ऐसे मुगल सम्राट थे, मुगल राजा थे, जिन्होंने जो है लाल कुमारी नाम की वैश्या जो थी, उनके राज्य में एक वैश्या थी जिसका नाम लाल कुमारी था, वो उसको जो है पॉलिटिकल मामले में या फिर राज्य का कैसे संचालन होगा, वो सब चीज़ों में जो है उनको हस्तक्षेप देने का मतलब आदेश दे रखा था। वो कॉन्ट्राडिक्ट करती थी जहांदार शाह को। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु, इसको किंग मेकर भी कहा जाता है, नहीं, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब चलिए, जहांदार शाह के बारे में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि लाल कुमारी नाम की वैश्या के साथ क्या था? इनको
ये हस्तक्षेप करती थी इनके जहांदार शाह को। और दूसरा, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। कहा भी जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, जो कि वैश्या को हस्तक्षेप करने के लिए बोलते तो मूर्ख ही हुआ। याद रखिएगा, जहांदार शाह लंपट मूर्ख भी थे। घृणित कायर किनको कहा जाता था? फर्रुखसियार को घृणित कायर कहा जाता था। कायर को घृणित कायर भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सुंदर स्त्रियों के प्रति रुझान, अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। और 4 ऑप्शन आपको दे दें तो आप याद रखिएगा, रंगीला कौन था? मोहम्मद शाह जो था वो रंगीला था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अभी जो ये जो दोनों भाई थे, इनका जो हत्या किसने कर दिया था? हैदर बेग ने। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया था, ये दो भाई थे। ये दो भाई थे कौन कौन? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, इनकी किसने हत्या कर दी थी? तुरानी हैदर बेग ने। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ठीक ना, इसकी हत्या कर दी गई थी एक तुरानी सैनिक हैदर बेग के द्वारा 9 अक्टूबर 1720 को। राइट। अब जो है आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना जो है तुरानियों ने की थी। और अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने की थी। नहीं, देखिए, बहुत ही मतलब अंदर का प्रश्न है। बहुत व्यक्ति को पता नहीं होगा, पढ़े होंगे लूसेंट बहुत बार, लेकिन ये नहीं हो सकता, जानकारी नहीं हो। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। ईरान, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 में। और दिल्ली का शासक उस वक्त कौन था? मोहम्मद शाह। नहीं, और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नहीं, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को 1739 में इसने क्या किया था? दिल्ली पर क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था, हमला किया था। उस वक्त दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह थे 1739 में। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब नादिर शाह जो है, नादिर शाह ने क्या किया? नादिर शाह जब हमला किया तो 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन को लेकर के वो जो है फारस चला गया। नहीं, राइट। चलिए, अब अगला प्रश्न आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, जिसे नादिर शाह ने जिसको लूट लिया था 1739 में, इस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? इस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद मोहम्मद कौन था? मोहम्मद शाह। राइट। इस पे तख्ते ताउस पे बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शाह, नहीं प्रश्न नहीं है, ये लूसेंट से हम लोग चल रहे हैं। नहीं, तो शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये शाह आलम द्वितीय जब आया तो 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ये उसके बाद में जो है मुगल जो है कमज़ोर, धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। नहीं, जहांदार शाह ये बताए लंपट मूर्ख था। नहीं, और ये जो है लाल कुमारी वैश्या को जो है आदेश दे रखा था कि पॉलिटिकल मामलों में वो जो है दखलंदाजी करे। और यहाँ पे ये दिया गया उत्तरकालीन मुगल सम्राट का टाइम पीरियड। बहादुर शाह का 1707 से 12, जहांदार शाह का 12 से 13, 13 से 19, फर्रुखसियार का, फिर मोहम्मद शाह का 1719 से 48, अहमद शाह का 48 से 54, आलमगीर का 54 से 59, शाह आलम द्वितीय का 59 से 1806, अकबर द्वितीय का 1806 से 1837, और बहादुर शाह जफर, ये मुगल के जो सबसे अंतिम रहे मुगल सम्राट या मुगल एम्पायर जो रहे, ये बहादुर शाह जफर थे। राइट। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब जो है 1803 ईस्वी में जो अंग्रेज धीरे धीरे वर्चस्व जमाना दिल्ली पे शुरू कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। अब यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था भैया? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। राइट। अब जो है अहमद शाह अब्दाली, अब जो है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? आसान है यार, अहमद खान था। इसने, अब पूछ देगा कि प्रश्न ये आएगा कि इनमें से 8 बार आक्रमण करने वाले कौन थे? जैसे नादिर शाह ने किया, अहमद शाह ने किया, नहीं। तो ये सब्जेक्ट इनमें से जो है 8 बार आक्रमण करने वाले कौन है? तो ये अहमद शाह अब्दाली हैं, याद रखिएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, गुलाम कादिर खान। गुलाम कादिर खान 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। ये सब उतना प्रश्न बनता नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जो कि 37 तक रहे थे। अब जो है आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। तो 1857 का जो ये सिपाही विद्रोह हुआ था, ये बहादुर शाह जफर जो है ये उसमें भाग लिए थे, अंग्रेज का विरोध किए थे और बहुत अच्छे से ये जो है 1857 की क्रांति में जो है ये हिस्सा लिए थे। और अंग्रेज को भाई बहुत बुरा लगा, भाई ये समस्या हो जाएगा, तो इसको बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया? बंदी बना करके रंगून के जेल में भेज दिया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, लाल किला स्थित, लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अब पूछ देगा कि हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर, लाल किला के पास है हीरा महल। नहीं, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समकालीन थे। यानी बहादुर शाह जफर जब दिल्ली में थे तो मिर्ज़ा गालिब जो है इनके दरबार में हुआ करते थे। हयात बख्श लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब जो है ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो है ख़त्म हो चुका है, जो जिसको कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नहीं, फिर भी आप जो है एक बार डेट्स एंड इवेंट्स अगर देखने के लिए जो है ये देख लीजिए, ये राजा का रहा जो मुगल सम्राट थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो थे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट का यहाँ पे दिया गया है। नहीं कि बहादुर शाह जफर हो गए 1707 से 12, जहांदार शाह 12 से 13, 1713 से 1719, नहीं मोहम्मद शाह 19 से 48, सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाह ही 19 से 48 तक, 1719 से, अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर 54 से 59, शाह आलम द्वितीय 1769 1800, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ये अंतिम मुगल एम्पायर थे। अब चलिए ये हो गया उत्तरकालीन मुगल सम्राट ख़त्म। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आज, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी जो है इसका जो आगमन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं, तो इसके बारे में हम लोग जो है अभी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498, 1498, ये बहुत बड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कैलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज की। पहले जो है एक मतलब दूसरे कंटिनेंट या दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना आसान नहीं था, तो लोग समुद्री रास्ता का जो है इस्तेमाल करते थे। तो उसी क्रम में जो है वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को कि यूरोप से चल करके ये जो है भारत के बीच जो है एक समुद्री मार्ग खोजा कि भाई हाँ, इस रास्ते से जो है भारत पहुंचा जा सकता है यूरोप से, और भारत से यूरोप भी जाया जा सकता है। इस यात्रा में वास्को डी गामा को एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, नहीं जिसको गाइड बोल सकते हैं, अब्दुल मनीद, तो इन्होंने इनका सहयोग किया था। अगला है 1498, याद रखिएगा, अब्दुल मनीद और कौन थे, और कौन थे? कैलिकट का बंदरगाह पे जो है ये पहुँचे थे। ये सब प्रश्न बनता है इससे, यहाँ इस ये जो है वास्को डी गामा से। अब आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली के बारे में बताया गया है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कौन आया सबसे पहले पोर्टुगीज़ में? 1505 में कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नहीं, अब है 1509 ईस्वी में, इसके बाद 5 के बाद 9 में
याद कर, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर बनाया गया कि भाई पुर्तगाली का वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क हो गया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल थे। बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल, नहीं, यूसुफ आदिल। ये कौन थे? यूसुफ आदिल कौन थे? यूसुफ आदिल जो थे ये गोवा को जीता। किसने जीता? यूसुफ आदिल से गोवा को जीत लिया। किसने? एल्बुकर्क ने, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली। कहाँ खोली? कोचीन में खोली। कहाँ खोली? कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी संथों में, यानी दक्षिण पूर्वी, यानी हो गया आपका साउथ ईस्ट जो कोस्ट था वहाँ पे पुर्तगालियों की एक ही बस्ती थी संथों में। पुर्तगाली के बाद फिर जो है डच लोग भारत आए। नहीं, डच में एक सबसे पहला डच यात्री कौन था? तो कॉर्नेलियस हॉटमैन। ये 1596 में कब आए थे भैया? ये 1596 ईस्वी में ये आए थे। नहीं, उधर पता है फ्रांसिसो डी एल्मीडा, वो आए थे 1505 में पोर्टुगीज़। फिर 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आए, जिन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। यूसुफ आदिल शाह वहाँ पहले गोवा पे शासन करते थे। इसके बाद जो है कौन आ गए? पुर्तगाली के बाद डच आए 1596 में, कार्नेलियन हाउटमैन। और ये जो है इस प्रकार से ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है कंपनी और उसका स्थापना वर्ष भी जो है मेंशन किया हुआ है। नहीं, राइट, ये कंपनी का नाम और ये स्थापना वर्ष, यानी कौन आया? सबसे पहले पोर्टुगीज़ आया 1498 में। फिर जो अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, इसको याद कर लीजिएगा। डच कब आया? 1602 में। डैनिश कब आया? 1616 में। फ्रांसीसी कब आया? 1664 में। स्वीडिश कब आया? 1731 में। तो एक लाइन से आंख बंद करके बोलिए, 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, 1731। नहीं तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीस, स्वीडिश। पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसीस, स्वीडिश। 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, 1731। 2-4 बार बोलेंगे, लिखेंगे, याद हो जाएगा। अब जो है बोलता है डचों ने भारत में अपनी ये जो डच 1602 में आया, इसने जो भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। डचों का दूसरा जो है कहाँ खोला? पुलिकट में। नहीं, कहाँ खुला? पुलिकट में खुला, जहाँ इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही तो समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डच ने जो कहा अपना पैगोडा, जिसको बोला जाता था, गोल्ड का सिक्का को ढाला। पुलिकट में समस्त उसका जो जितना भी गतिविधि होता था डच का, वो पुलिकट में ही वो एक्टिविटी अपना करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, यानी इनके जो यहाँ जो काम करते थे लोग, उनको जो है मासिक वेतन जो है देने लगे, वेतन पे काम पे लोगों को रखने लगे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेदरा का युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछे बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759, यानी 1759 में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या? आगे है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटिश की जो क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने जो अधिकार पत्र दे दिया कि भाई आप वहाँ शासन चलाइए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। अब ये पूछ सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी एग्जाम में मैंने ये देखा है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुगल दरबार में आने वाला या जाने वाला या पहुंचने वाला कौन था सबसे पहला अंग्रेज? वो था कैप्टन हॉकिंस। कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। ये
जेम्स प्रथम जो थे उसका राजदूत बन के आया था 1609 ईस्वी में। कहा, किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत आने वाला पहला जहाज क्या था? रेड ड्रैगन था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट वाला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं कि 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। नहीं, अब जो है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। जहांगीर से धीरे धीरे वो पहुंचा और धीरे धीरे जो है नहीं बोलता है कि पहले बैठने दीजिए भैया, थोड़ा बैठने दीजिए, अब थोड़ा लेटने दीजिए, अब थोड़ा बढ़िया से फैलने दीजिए। तो ये वाला हिसाब किताब हो गया अंग्रेज का कि कैप्टन हॉकिंस उधर से आया, धीरे धीरे जो ये यहाँ पे बिजनेस के नाम पे जो है भारत पे जो अपना सत्ता जमा लिया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को जो है सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन जो है व्यापारिक कुटी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी कि भाई जहांगीर ने कहा कि आप जो है बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा बोला। अब जो है यहाँ पे देखिए कि नोट में दिया कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कुटी मसूलीपट्टनम 1611 में, पश्चिमी पे पूर्वी में 1611, पश्चिमी में सूरत में 1613 में स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कुटी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यानी सूरत में प्रयास किया गया तो 1608 में ही, लेकिन जो है 1613 में फाइनली जो है ये अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया और मसूलीपट्टनम में 1611 में। बढ़िया प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कैप्टन हॉकिंस के बाद जो है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स वन ने सर टॉमस रो को, यही जेम्स वन जो थे 1609 में कैप्टन हॉकिंस को भेजा और टॉमस रो को फिर इसके बाद जो है इसको भेजा सम्राट जहांगीर के ही दरबार में। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां को बोला जाता है, अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ कि भाई बिजनेस करने दीजिए। ये खुर्रम और जो है जहांगीर भाई, ये दोनों जो है इसको जो है बिजनेस करने के लिए अलाउ कर दिया। अब इसी का फिर जो असर पड़ेगा क्या होता है भारत में, वो तो सबको पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार गोलकुंडा का सुल्तान ने, अब यहाँ पे गोलकुंडा में चले गए हम लोग, तो ये बोल रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, गोल्डन फरमान दिया कि 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो गोलकुंडा के शासक ने कहा कि आप जो है 500 पैगोडा हमको दीजिए, है ना, और आप जो है गोलकुंडा राज्य का जो पोर्ट है यानी बंदरगाह जो है वहाँ पे जो है आप बिजनेस कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में आपको 500 पैगोडा देना पड़ेगा 1632 में। अब आगे बढ़ते हैं 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी का क्या किया निर्माण कर दिया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। अब आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे ये लोग अंग्रेज लोग जो थे विवाह के माध्यम से भी अपने पावर को मजबूत करने में लगे हुए थे। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बम्बई प्रदान कर दिया। यानी पुर्तगाल की राजकुमारी और ब्रिटेन का राजकुमार, पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम कैथरीन और इनका नाम चार्ल्स द्वितीय। अब जो पुर्तगाली ने दहेज में बोला कि बम्बई आप लेकर के जाइए, बम्बई आपका हो गया। 1661 ईस्वी में धीरे धीरे ये मजबूती बनाते गए। अब चलते हैं 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, फिर बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसको दे दिया कि भाई 10 पाउंड आप दीजिए, बम्बई आप इसको रन कीजिए। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। तो ये सूरत बम्बई ये सब समंदर के किनारे है। अब आगे बढ़ते हैं। गेराल, जहाँ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है वहाँ पे बना हुआ है। गेराल्ड डांगियर कौन थे ये? 1669
से 77 तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर। और बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? पूछेगा बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड ओंगियर ने किया था। नहीं, बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? गेराल्ड ओंगियर ने किया था। ये सूरत का प्रेसिडेंट भी था और मुंबई का गवर्नर भी था। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारी छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे, बंगाल के शासक शाह शुजा ने। अब आगे बढ़ते हैं। 1698 ईस्वी में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कैलीकट एवं गोविंदपुर, सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। 1200 रुपया दे दिया और जो है 3 गांव को जो है हथिया लिया, उस पर अपना जो है अधिकार जमा लिया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया। नहीं, कहाँ पे? सुतानुती, कैलीकट एवं गोविंदपुर। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम्स के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही नगर जो है, ये सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, ये तीनों गांव जो है बाद में इसी को जो है कलकत्ता बना दिया गया, जिसकी नींव जो है कलकत्ता की नींव किसने रखी? जॉर्ज चार्नक ने रखी। और मुंबई की किसने रखी थी? गेराल्ड ओंगियर ने रखी थी। बहुत बढ़िया। पर मुंबई गेराल्ड ओंगियर और जो है कलकत्ता, कलकत्ता का किसने रखा? जॉर्ज, कलकत्ता का किसने रखा? जॉर्ज चेरनॉक ने रखा। अब जो है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में क्या किया गया? स्थापित किया गया। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब है आप लोग को जो है अच्छे से पढ़ना है, इसको मैं कोशिश करूंगा वीडियो में ही जो है आप लोगों को याद करवा दिया जाए, और बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बुक्स को, लुसेंट को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, कि आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। स्टैटिक का एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। अब 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। अब पुदुचेरी को किससे लिया था फ्रांसिस ने? फ्रांसिस का एक डायरेक्टर था फ्रैंकिस मार्टिन, वो जो है वेलिकोंडापुर का सूबेदार था शेर खान लोधी। उसको बोला कि भाई पुदुचेरी गांव है, आप दे दीजिए हमको, इसमें हम जो है कुछ बिजनेस करेंगे। सब जो है यहाँ पे जो है भारत को जो है तमाशा बना दिया था, चाहे फ्रांसीस हो, पोर्टुगीज हो, अंग्रेज हो, कोई सब जो है ले ले करके बिजनेस के नाम पे पैर पसारते गया और लूट करके गया हमारे देश को। फ्रैंकिस मार्टिन ने सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी को लिया, जो बाद में यही पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। अब जो आगे बढ़ते हैं, प्रथम कर्नाटिक युद्ध, इसका ये सब मैं प्रथम कर्नाटिक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय 49 से 54, नहीं तीसरा 3 कर्नाटिक युद्ध हुआ है। नहीं, इसी में कर्नाटिक युद्ध में संधि हुआ, इसको याद करने का ए पापे, नहीं एला पहला हुआ एला सापल की संधि, पौंडीचेरी की संधि दूसरा युद्ध में संधि हुआ, और तीसरा हुआ पेरिस की संधि, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि हुई, इसको याद करने का ए पापे, तो ए से हो गया पहला प्रथम कर्नाटिक युद्ध, ए पापे, पा मतलब पौंडीचेरी की संधि, जो कि दूसरा में होता है, यहाँ भी देखिए ये दिया होगा, पौंडीचेरी की संधि यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, और तीसरा पेरिस की संधि हुआ था। इसका डेट्स एंड इवेंट्स है 1746 से 48, 49 से 54। नहीं, तो ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटिक युद्ध भी। तो पहला कर्नाटिक युद्ध क्यों हुआ? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। तो यहाँ जब संधि हुआ, संधि के बाद जो है युद्ध खत्म हो गया, तो वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी खत्म हुआ, इधर ये भी युद्ध जो है कर्नाटिक युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो दूसरा कर्नाटिक युद्ध क्या हुआ, इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई, डुप्ले को हार गया, उसे वापस बुला लिया गया फ्रांस से, और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। गोडेहू को। पौंडीचेरी संधि कब हुई? जनवरी 1755 में। 1749 से 54 तक युद्ध चला, उसके बाद जो है युद्ध क्या हो गया? विराम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। मैंने बताया था, डेट्स एंड इवेंट्स याद रखना जरूरी है। पहला कब हुआ था? 1746 से 48,
दूसरा हुआ 49 से 54, और तीसरा हुआ 56 से 63। नहीं, ये 1756 से 63। तो ये हो गया ए यानी एलासापल की संधि, ये हो गया पा यानी पौंडीचेरी की संधि, ये हो गया पे यानी पेरिस की संधि। इस तरीके से ये तीनों संधि से ये तीनों युद्ध खत्म हो गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। नहीं, अब जो है 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध का एक था, पेरिस के संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। अब जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बैंडिवॉस की लड़ाई, बैटल ऑफ बैंडिवॉस, नहीं यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, नहीं आया है, ये बैटल ऑफ बैंडिवॉस था, हिंदी में वंडीवॉस बोलिए। ये 1760 में हुआ था बैंडिवॉस की लड़ाई, नहीं 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से अंग्रेज ने, बैंडिवॉस का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, तो बैंडिवॉस का युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को क्या किया, फ्रांसीसियों से छीन लिया। यानी पहले पौंडीचेरी किसके अधीन, किसके पास था, फ्रांसीसी थे के पास था, और 1761 ईस्वी में उसको अपने कब्जे में कर लिया अंग्रेजों ने। और 1763 ईस्वी में पेरिस संधि द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर, सिर्फ चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को जो है फ्रांसीसी को लौटा गया। नहीं, ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। भारत की आज़ादी तक भी जो है ये कुछ कुछ प्रदेश जो है क्या हुआ, फ्रांसीसी ही जो है उसके कब्जे में रहा। अब जो है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। तो जो भी चैनल पर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य का वाला वीडियो कल आएगा, ज़रूर देखें। ये सीरीज़ लुसेंट का आधुनिक भारत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, धीरे धीरे और ये इंटरेस्टिंग होगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये याद हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।